गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है शिक्षण की प्रकृति। अब इसमें हम आज पढ़ेंगे कि शिक्षण की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है। सबसे पहले हम इस विषय के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इसके उद्देश्य हैं छात्रों के ज्ञान, अवबोध, अभिवृत्ति, कौशल और आदतों से संबंधित होते हैं। जो भी प्रकृति है वो इस तरीके का प्रकृति होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए ही उसका नियोजन, परिचालन एवं मूल्यांकन होता है। और इन्हीं प्रकृतियों के जांचने के लिए, परिचालन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए इस प्रकार के उद्देश्यों को बनाया जाता है और उसी तरीके की हमारी योजना हमें तैयार करनी होती है। और ये सारे उद्देश्य छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से संबंधित होते हैं और इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हम इस विषय की चर्चा करेंगे। अब इसमें सबसे पहले संपूर्ण जीवन मंडल में केवल मनुष्य को ही भाषा का अमूल्य वरदान ईश्वर से मिला है। भाषा के कारण है मनुष्य मनुष्य है, सभी जीवधारियों में सर्वोत्तम स्थान है। अब हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो संपूर्ण अगर हम नजर डालें तो इस जीव मंडल में मनुष्य ही ऐसा प्राणी हमें दिखाई देता है जिसके पास भाषा एक ऐसी है जो कि जिसके कारण वो क्या करता है, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है और जीवधारियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान उसे प्राप्त है। ऐसे तो बहुत सारे जीवधारी हैं, बहुत सारे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ हैं जो कि सांस लेते हैं, लेकिन मनुष्य जो है उसकी भाषा की एक अलग ही बात है। परंतु भाषा के आविष्कार के लिए पहले से ही मनुष्य का होना आवश्यक है। भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा की उत्पत्ति वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। डार्विन जैसे विचार को का मत है कि भाषा ईश्वरीय वरदान नहीं है। हम देखते हैं कि जब बच्चा जन्म ले रहा है, ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, हम ये मानते हैं, लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तो हमें तो कोई भाषा ही नहीं आती। भाषा कहाँ से आई? भाषा किसी मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई है। तो भाषा का जो वरदान है या आविष्कार है वो पहले नहीं हुआ है। पहले मनुष्य आया है, उसके बाद मनुष्य की कलाकृति को भाषा कहा गया है। क्योंकि ईश्वर की जो वरदान है मनुष्य को जो दिया है उसने, वो तो एक सिंपल एक मनुष्य ही पैदा किया है, भाषा के सहित उसे पैदा नहीं किया है। क्योंकि हम ये देखते हैं बच्चा यदि छोटा है और वो किसी भी माहौल में रह रहा है, यदि एक ऐसी जगह का बच्चा जहां हिंदी बोली जाती है और वो पैदा हुआ है मद्रास में या हम कहीं पंजाब में और वहीं वो रह रहा है, तो उसकी जो भाषा हो जाएगी वो वहीं की भाषा उसे समझ में आएगी, वहीं की भाषा वो बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे वातावरण में रह रहा है और उसके अंदर से कोई भाषा नहीं आ रही है। तो इसका मतलब अभी तो ध्वनियों, शब्दों से जो विकसित है एवं परिष्कृत होकर आई है, वो अवस्था तक पहुंचने वाली हमारी एक भाषा है। भाषा के विकास और मानव के विकास का सीधा संबंध है। जब जब मानव का विकास हो रहा है वैसे वैसे वो भाषा का विकास भी कर रहा है। अब भाषा
भावों और विचारों की जननी तथा अभिव्यक्ति का साधन और माध्यम है। हम ये मानते हैं कि जो भाषा है वो हमारे विचारों की जननी है। जैसे जिस जिस प्रकार के हमारे अंदर भाव विचार आ रहे हैं, उसी से हमारी भाषा का जन्म होता रहता है तथा अभिव्यक्ति का साधन है। जो हम अंदर सोच रहे हैं, अंदर विचार कर रहे हैं, हमारी जो आत्मा कह रही है, भाव हमारे जो कह रहे हैं, वो हम क्या करते हैं, उसको अभिव्यक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं, अभिव्यक्ति में बदल देते हैं। उसी प्रकार की हमारी अभिव्यक्ति हो जाती है और यही हमारी एक भाषा का माध्यम है। यदि हमें किसी के ऊपर एकदम गुस्सा आ रहा है तो हम उसे गुस्सा उसका निकाल देते हैं, अपने अंदर की जो अभिव्यक्ति है वो हम कर देते हैं। तो सामने वाले को भी पता चल जाता है कि इसने हमारे ऊपर अभी गुस्सा किया है। इसका मतलब जो विचार था, जो भाव था, वो हमारा निकलकर बाहर आ गया। और किस रूप में? एक भाषा के माध्यम से हमें उसका विचार समझ में आया। तो ये इस प्रकार से भाषा का जन्म हुआ है। जिस जिस तरीके से मानव का विकास होता चला गया, उसी तरीके से भाषा का भी विकास होता चला गया। अब जब हम शिक्षण की अंत्यक्रिया प्रक्रिया की बात करते हैं, तो शिक्षण एक अंतः क्रिया की प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः शिक्षक व छात्र के मध्य कक्षा में हुई अंतःक्रिया तथा क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जिस प्रकार से शिक्षण अगर अध्यापक करवा रहा है तो कक्षा में इस तरीके की अंतःक्रिया चलती है छात्र के और शिक्षक के मध्य, वो हमारी कक्षा की अंतःक्रिया कहलाती है। और उसमें जितनी भी क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं वो एक शिक्षण की अंतःक्रिया के रूप में सामने आती है। अब शिक्षण का अर्थ बालक को अपने वातावरण के प्रति अनुकूल या समायोजन प्राप्त करने में सहयोग सहायता देता है। अब यह समायोजन न केवल ज्ञान प्राप्त करने से बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के ढंग पर भी निर्भर करता है कि हमने किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया है। अगर हमने एक पॉजिटिव सकारात्मक ज्ञान की प्राप्ति की है तो हम एक सामने वाले से समायोजन जब करेंगे तो हम हमारा जो व्यवहार होगा एक अच्छा व्यवहार, सकारात्मकता का व्यवहार होगा। तो वो हमारे एक ज्ञान प्राप्त करने के ढंग से भी हमें समझ में आ रहा है। और समायोजन की क्षमता मानसिक शक्तियों के विकास पर निर्भर करती है। जिस प्रकार से हमारी जो मानसिकता है उसी तरीके से हम समायोजन करते हैं समाज में। तो मानसिक शक्तियों में कल्पना एवं चिंतन एवं तर्क शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कभी भी हम कुछ मानसिक शक्तियों के द्वारा जो कल्पनाएं करते हैं, चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, वो हमारी एक आंतरिक जो शक्ति है उसे दिखाता है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। इन शक्तियों का विकास न केवल ज्ञान से बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के ढंग पर निर्भर करता है। ऐसा कार्य जिसकी चिंतन और तर्क शक्ति पर्याप्त विकसित होगी, कठिन से कठिन समस्या को भी हल करने का प्रयास कर सकता है और सफल हो सकता है। यदि मैंने बताया कि आपकी जो मानसिक शक्ति या आपके ज्ञान प्राप्त करने का जो ढंग है वो यदि सकारात्मक है तो हम कठिन से कठिन समस्या का भी हल कर सकते हैं और उस समस्या में हम सफल भी हो सकते हैं, उसका समाधान हम सफलतापूर्वक भी कर सकते हैं। क्योंकि जो मानव जीवन है उसमें बहुत सी असफलताएं भी हमारे सामने आएंगी और उन असफलताओं का यदि हम उन समस्याओं का सही ढंग से प्रयास नहीं करेंगे, हल नहीं करेंगे उन्हें,
तो फिर हम सफल नहीं हो सकेंगे। और यदि हमने उन समस्याओं का सही ढंग से हल निकाल लिया, तो हम अच्छी तरह से सफल हो सकेंगे। तो इसी तरीके का जो शिक्षण का हमारा प्रकृति है, वो हमें देखने के लिए मिलती है कि जिस तरीके से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसी तरीके से हम उसमें सफल हो सकते हैं। अब हमारे ज्ञान की प्राप्ति का जो अगला है शिक्षण अंतःक्रिया या सीखने का हमारा जो प्रभाव है। यदि हमने शिक्षण अंतर्वैयक्तिक प्रभाव है, जिसका उद्देश्य एक दूसरे के व्यवहार क्षमताओं को विकसित करना है। अगर हम शिक्षण का अर्थ सीखने की योग्यता बनाना है, शिक्षण की अंतर्वैयक्तिक प्रभाव है कि शिक्षण से हर व्यक्ति का अपना अपना एक व्यक्तिक प्रभाव दिखाई देता है, जिसका उद्देश्य एक दूसरे की व्यवहार क्षमताओं को विकसित करना होता है। हम एक दूसरे के व्यवहार में या एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। अब शिक्षण का उद्देश्य, हम शिक्षण का जो अर्थ है उसके सीखने के योग्य किस प्रकार बन जाते हैं। हमारा जो शिक्षण का ढंग ऐसा होना चाहिए कि उसमें अध्यापक बालक को ज्ञान एवं अनुभव स्वयं न प्रदान कर ऐसी परिस्थिति तैयार करे या इस ढंग से उसका निर्देशन करे कि बालक स्वयं उसी परिस्थिति में प्रयास करते हुए ज्ञान एवं अनुभव प्रदान प्राप्त करे। तो इस तरीके का हमें अध्यापक जो बालकों को ज्ञान प्रदान करे, वो इस तरीके का हो कि वो कैसी भी परिस्थिति हो उसके लिए वो हमेशा तैयार रहे। तो जो हमारा ज्ञान सीखने का ढंग है, वो हमें पूरी हमारी परिस्थिति के योग्य बना देता है कि हमारे किसी भी प्रकार की परिस्थिति आई, बालक स्वयं उसके लिए तैयार रहेगा और प्रयासरत रहेगा। तो इस तरीके का हमारा ज्ञान होना चाहिए, अनुभव पर आधारित ज्ञान होना चाहिए कि यदि हमारा ज्ञान बच्चे के काम आए, हमारा जो अनुभव है वो बच्चे के काम आए, तो फिर वो कभी भी उस ज्ञान को सही ढंग से प्रयोग कर सकता है जीवन में। तो इस प्रकार का ज्ञान जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों को दे सकता है। अब उसके बाद शिक्षण शिक्षक एवं छात्रों के मध्य पारस्परिक संबंधों की स्थापना है। जो शिक्षण कार्य है वो शिक्षक एवं छात्र के मध्य एक तरह से संबंध स्थापित करता है। शिक्षण का अर्थ मार्गदर्शन करना है। सबसे पहली बात तो यही कहेंगे कि जो शिक्षण का स्वरूप है पहले से बहुत अधिक भिन्न हो जाता है। इसके अनुसार शिक्षक का काम केवल निर्देशन है। छात्र स्वयं उसके निर्देशन पर प्रयास द्वारा अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रयास करने के लिए प्रेरणा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए शिक्षक का काम केवल निर्देशन देना ही नहीं, बल्कि बालक को प्रेरणा देना भी है। शिक्षण के निर्देशन देने से ही अधिक महत्व देना प्रेरणा देने से है। अगर हम शिक्षक होते हुए बालक को किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं, तो वो एक प्रेरणास्पद ज्ञान होना चाहिए। हमने यदि किसी प्रकार का बालक के सामने कोई इस तरीके का ज्ञान प्रस्तुत किया है
कि जो पहले से बालक नहीं जानता था, तो हमें उसे बताना होगा, हमें उसे इस तरीके का निर्देश देना होगा कि बालक को उस तरीके की प्रेरणा से लाभ हो सके, कि इस प्रकार की प्रेरणा से हमें किस प्रकार का ज्ञान का अनुभव हो रहा है, कि जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वहां उसे इस ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ेगी। इस प्रकार की हम प्रेरणा बालक को दे सकते हैं। अब इसी के आधार पर सीखने की उत्सुकता जागृत करना ही शिक्षण है। मेन जो कर्तव्य है शिक्षक का, तो उसमें जो भी ज्ञान शिक्षक के द्वारा दिया जा रहा है, शिक्षण क्रियाओं का एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। कब बालक उस ज्ञान को प्राप्त करेगा? जब उसको सीखने में रुचि होगी, और रुचि होगी, उत्सुकता जागृत करेगा, तो ही वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकेगा। तो शिक्षक को इस तरीके की क्रियाओं को समावेश करना चाहिए जिससे कि बालक ज्ञान प्राप्त करने में एक उत्सुकता का अनुभव करे। और शिक्षण का अर्थ प्रेरणा प्राप्त करना है, उससे वो ये समझ सके कि मैं इस प्रकार से अपने ज्ञान को प्राप्त करूं तो कहीं ना कहीं ये ज्ञान मेरे काम आ सकेगा। किसी कार्य को करने में तत्परता एवं लगन के प्रेरणा से भी संभव है। अगर शिक्षक खुद बालक के सामने एक प्रेरणास्पद बन पाएगा कि वो खुद एक तरह से उस काम में एकदम तत्पर होकर लगन से उस कार्य को करेगा, तो शिक्षक की जो प्रेरणा है, शिक्षक जैसा है बालक भी उसी तरीके से उससे प्रेरणा ग्रहण करेगा। बालक भी सोचेगा कि मेरा शिक्षक यदि काम में लगा रहता है, लगन है, तो मैं भी उसी प्रकार से इस प्रकार से उससे प्रेरणा लेकर इस कार्य को संपन्न कर सकूंगा। तो समस्या से निपटने एवं कार्य विशेष के लिए प्रेरणा देता है, और बालक उस समस्या का समाधान स्वयं कर अनुभव हासिल करता है। लेकिन मात्र प्रेरणा देने से ही शिक्षक का काम नहीं है, बल्कि प्रेरणा के साथ साथ बालक का निर्देशन करना भी है। वह प्रेरणा और निर्देशन के द्वारा बालकों को सीखने एवं अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। अब यहाँ दो बातें हमारे सामने आई कि एक तो प्रेरणा और एक निर्देशन। तो सबसे पहले तो ये है कि शिक्षक अपने द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा उसे दिखाए कि मैं किस तरीके का हूं या कैसे काम कर रहा हूं, तो शिक्षक छात्र भी उससे प्रेरणा लेकर उसी प्रकार से काम करेगा। लेकिन केवल प्रेरणा से ही काम तो नहीं चलेगा, हमें उसे निर्देशन भी देना होगा। समय समय पर यदि अध्यापक छात्र को निर्देशन देता रहे तो फिर उसे एक इस प्रकार का सीखने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा कि जब भी उसके ज्ञान की उसे आवश्यकता महसूस होगी तो फिर वो उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और आवश्यकता अनुसार उसे प्रयोग में ला सकता है। अब ये हम कहेंगे कि शिक्षक छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किस आधार पर करता है। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में
परिवर्तन लाए जा सके। अब शिक्षक छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन तभी ला सकता है जब उसकी शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो भली भांति की जा रही हो। उसके परिचालन की व्यवस्था से, उसकी प्रक्रिया से, शिक्षण की प्रक्रिया से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। बहुत सारे उद्देश्य शिक्षक लेकर चलता है कि मैं इन इन उद्देश्यों को पूरा करवाऊंगा, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाऊंगा। अगर उस तरीके की उसकी प्रक्रिया है तो छात्रों के व्यवहार में भी परिवर्तन आ सकता है। अब शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया के समय छात्र एवं शिक्षक एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तथा स्वक्रम एवं अनुक्रियाएं करते हैं। ये भी अंतः क्रिया वाली ही बात है कि शिक्षण करते समय छात्र एवं अध्यापक आमने सामने अपनी प्रक्रियाओं को निभाते हैं, अंतः क्रिया करते हैं, छात्र सुनते हैं और शिक्षक उस ज्ञान को सुनाते हैं और इसी प्रकार से उनकी ज्ञान की प्रक्रिया संभव हो सकती है। अब भाषा के रूप, भाषा के आप जानते ही हैं कि दो प्रकार के हैं रूप, एक मौखिक है, एक लिखित है। जिस भाषा को मुख से बोला जाता है तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं और लिखित रूप को हम इस बात को प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। इस तरीके से भाषा के दो प्रकार के रूप हमारे सामने आते हैं। अगला जो है वो है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षण अधिगम को प्रोत्साहन, दिशा बोध एवं मार्गदर्शन की प्रक्रिया है। अब जहां शिक्षण होगा वहां अधिगम अवश्य होगा। अधिगम मात्र ही शिक्षण नहीं है। जहां अधिगम होगा वहां शिक्षण नहीं भी हो सकता। अधिगम व्यक्तिक भी हो सकता है पर शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसके लिए कम से कम एक शिक्षक और सीखने वाला आवश्यक है। अब शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया इसलिए भी है कि समाज में रहते हुए हम शिक्षण प्राप्त करते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं। अब जब हम शिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं तो संभव है कि हम अधिगम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ सीखते हैं तो वो मात्र शिक्षण नहीं है। जहां हमें केवल सीखना ही सीखना है तो जरूरी नहीं है कि वो शिक्षण का रूप ले। हमने सीखा और हम उस चीज को भूल गए। शिक्षण एक व्यक्तिक भी हो सकता है। हम एक अपने प्रकार पर कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। लेकिन जब हम शिक्षण प्राप्त करते हैं तो वो एक सामाजिक रूप ले लेता है और उसको, उस सीखे हुए शिक्षण को हम आगे भी काम में लेते हैं। इसलिए हाँ, जहाँ शिक्षण है वहाँ दोनों चीजें जरूरी हैं, शिक्षक और सीखने वाला छात्र, दोनों का होना आवश्यक होता है। अब शिक्षण जो है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है क्योंकि इसका उद्देश्य जब तभी पूरा होता है जब हमें संपूर्ण शिक्षण प्राप्त हो जाता है। बिना उद्देश्य के शिक्षण प्रक्रिया नहीं होती। तभी हम सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमें बच्चों को, छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा देनी है। इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है जो छात्र के ज्ञान, अवबोध, अभिवृत्ति, कौशल एवं आदतों से संबंधित होता है। बहुत सारे हमारे उद्देश्य हैं जिनके आधार पर हमें शिक्षण प्राप्त होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए ही उसका नियोजन, परिचालन एवं मूल्यांकन करना होता है। ये सारे उद्देश्य छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से संबंधित होते हैं। तो इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर
जो छात्र हैं वो अपने जो शिक्षा है, शिक्षण है वो ग्रहण करते हैं। अब शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया भी कहलाती है, क्योंकि शिक्षण से हमें अलग-अलग प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बालक का विकास किया जाता है। यद्यपि यह विकास बालक की आत्मक्रिया या अधिगम के द्वारा होता है, पर अधिगम शिक्षक के मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं दिशा बोध के द्वारा और कुशल एवं प्रभावशाली बनाया जाता है, जिससे छात्रों का ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास होता है। तो हम ये जानने के लिए कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हम अधिगम प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो शिक्षक उसका मार्गदर्शन करेगा, पहले उसे प्रोत्साहन देगा, उसका दिशा बोध कराएगा, उसके द्वारा फिर वो एक कुशल और प्रभावशाली शिक्षण प्राप्त करता है। अगर हम ऐसे ही सोच लें कि शिक्षण प्रक्रिया से विकास संभव है, वो संभव नहीं होगा जब तक शिक्षक उसे मार्गदर्शन नहीं देगा, उसका प्रोत्साहन नहीं करेगा या उसे कोई दिशा बोध नहीं करवाएगा। तब तक उसका प्रभावशाली शिक्षण संभव नहीं है, और यदि प्रभावशाली शिक्षण नहीं होता तो जो छात्र है उसका विकास भी संभव नहीं हो पाता। इससे छात्रों का जो ज्ञान है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, इतने जो उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इन उद्देश्यों का विकास तभी संभव हो पाता है। अब हम बात करते हैं शिक्षण का अर्थ बालक को अपने वातावरण के प्रति अनुकूल या समायोजन प्राप्त करने में सहायता देने से है। अगर हम किसी के साथ समायोजन न कर पाए तो हमारी शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। तो यह समायोजन न केवल ज्ञान प्राप्त करने से है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के ढंग पर भी निर्भर करता है। समायोजन की जो क्षमता है वो हमारी मानसिक जो शक्तियां हैं उसके विकास पर निर्भर करती है। मानसिक शक्तियों में कल्पना एवं चिंतन तथा तर्क शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन शक्तियों का विकास न केवल ज्ञान से, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के ढंग पर भी निर्भर करता है। ऐसा कार्य जिसकी चिंतन और तर्क शक्ति पर्याप्त विकसित होगी, कठिन से कठिन समस्या को भी हल करने का प्रयास कर सकता है और सफल हो सकता है। तो इस तरीके का जो शिक्षण है, यदि बालक को अपने वातावरण के प्रति अनुकूलन या समायोजन करना है, तो कहीं ना कहीं जो अध्यापक है वो इस प्रकार की शिक्षण की प्रक्रिया हमारे अंदर विकसित कर सकता है। और कब करेगा? जब हम उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसी ढंग का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो फिर हमारी जो मानसिक शक्ति है उसका विकास उस पर निर्भर हो सकेगा कि हमने इस तरीके का सकारात्मक या नकारात्मक ज्ञान प्राप्त किया है। तो उसी के आधार पर हमारी जो शक्ति है, मानसिक शक्तियां हैं, कल्पना शक्ति है, चिंतन शक्ति है, वो निर्भर करेगी। तो इसलिए जो कठिन से कठिन समस्या है आती है हमारे सामने, हम उसका हल उसी तरीके से ढूंढ सकते हैं। अब जो शिक्षण का जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं क्रियाशील रहने का अवसर देता है। अगर हम क्रियाशील हैं तो इस अवसर के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन दोनों आवश्यक है। रायबर्न के अनुसार प्रत्येक बालक में क्रियाशील रहने को जन्मजात प्रवृत्ति विद्यमान रहती है।
जो विभिन्न मूल प्रवृत्तियों के रूप में व्यक्त होती रहती है। तो यहाँ जो शिक्षण का क्रियाशीलता है, वो प्रत्येक बालक में जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहती है, और जैसे जैसे वो विद्या प्राप्त करता है, शिक्षण ग्रहण करता है, वैसे वैसे वो उन अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने लगता है। शिक्षण के कार्य का अधिकांश भाग यह है कि वह क्रियाशीलता की इस इच्छा को की पूर्ति के लिए अवसर प्रदान किए जाएं और बालकों को इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए कि वे इसकी सहायता से क्रियाशील होने की प्रवृत्ति को उपयोगी एवं फलदायक ढंगों से उपयोग कर सके। तो इस प्रकार की यदि हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इस तरीके की जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्तियों के अवसर हमें प्राप्त हो सकते हैं, और कई प्रकार से बालकों को प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है, बालक प्रोत्साहित भी हो सकते हैं उन कार्यों के लिए। तो इन प्रकार इस तरीके की जो प्रवृत्ति है, वो उपयोगी सिद्ध हो सकती है। क्रियाशील रहने के लिए अवसर यानी प्रेरणा एवं निर्देशन, अनुभव प्राप्त करने एवं मानसिक शक्तियों के उपयोग एवं विकास के लिए दिया जाता है, और इस विकास तथा अनुभव से प्राणों में समायोजन की क्षमता आती है। इस तरीके के जो शिक्षण है, उनसे हमें समायोजन करना भी आता है, यानी भविष्य के जीवन में बालक इस अनुभव और विकास का उपयोग करता है। हम उसे इस प्रकार की शिक्षा दें कि वो आगे चलकर समाज में समायोजन कर सके, अपने आप से समायोजन कर सके, तो फिर वो भविष्य में अपनी जो शिक्षा है उसका लाभ उठा पाएगा, उन अनुभवों के द्वारा वो उसका लाभ उठा सकेगा। तो ये एक तरीके की शिक्षा की प्रवृत्ति होती है। शिक्षण एक उपचार विधि है। शिक्षण में छात्रों की कमजोरियों का निदान करके उसमें सुधार के लिए उपचार किया जाता है। हम जब छात्रों का मूल्यांकन करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार से छात्रों में किन किन चीजों की कमियां निकल कर आ रही हैं, और उन कमियों को देखते हुए फिर हम उनका निदान भी करते हैं, उसके लिए सुधार, उसका उपचार भी किया जाता है। तो प्रशिक्षण से लेकर अनुदेशन तक ये एक सतत प्रक्रिया है शिक्षण की, और इस प्रक्रिया में प्रशिक्षण से प्रारंभ होती है और क्रमागत चढ़ाव के रूप में अनुदेशन तक चलती है। पहले प्रशिक्षण दिया जाए और प्रशिक्षण के बाद धीरे धीरे हम उनको अनुदेशन क्रम अनुसार उसे अनुदेशन भी दे सके। फिर शिक्षण में छात्रों की कमजोरियों का निदान करके उनमें सुधार के लिए उपचार किया जाता है कि किस तरीके से हमें शिक्षण की सारी कमजोरियों का निदान करना है, और उसके बाद उनमें सुधार के लिए उपचार भी करना है। तो ये एक तरह से शिक्षण एक त्रिपक्षीय प्रक्रिया हो गई, 3 पक्ष हो गए उसमें। तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष कौन कौन से हो गए? एक तो शिक्षण के उद्देश्य पूरे किए जाते हैं शिक्षण के माध्यम से। फिर सीखने के अनुभव उसमें आ जाते हैं, कौन कौन से किस किस प्रकार के अनुभवों के द्वारा वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, और अंत में उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने में आता है। अगर हम देख रहे हैं कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जिसके माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। अब अगला जो आता है वो शिक्षण एक औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया विद्यालय में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपादित की जाती है और विद्यालय के बाहर भी संपादित की जाती है। तो हम इस प्रक्रिया को
इस प्रकार की प्रक्रिया कह सकते हैं, औपचारिक रूप की भी और अनौपचारिक प्रक्रिया भी। क्योंकि यदि विद्यालय में प्राप्त कर रहा है तो वो औपचारिक हो गई, और यदि विद्यालय के बाहर कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो फिर वो एक औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अब यहाँ भाषा का अर्थ एवं प्रकृति की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें भाषा का अर्थ एवं प्रकृति भी ध्यान में रखनी होती है। भाषा की जो प्रकृति है, हमने अर्थ अभी देखा, और भाषा की प्रकृति के बारे में हम देख रहे हैं कि भाषा एक पैतृक संपत्ति नहीं है। ये इस तरीके की संपत्ति नहीं है कि वंशानुक्रम हमारे पास आ रही है, पैतृक रूप से हमारे पास आ रही है। तो ये एक पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा परंपरागत है। व्यक्ति इसका अर्जन कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा, क्योंकि मानव का जन्म जब होता है तो वो बिना किसी भाषा के जन्म होता है, और ये परंपरागत है। भाषा जो चली आ रही है वही भाषा चली आ रही है, लेकिन धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हो रहे हैं। तो इससे उस व्यक्ति क्या कर रहा है, भाषा का अर्जन कर रहा है, उसे ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, और इसी तरीके से वो भाषा को ग्रहण करता है। तो ये भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। जब हम बड़ा कोई व्यक्ति कोई भाषा, किसी भी तरीके की भाषा प्रयोग में ला रहा है, तो बालक का जब जन्म होगा और धीरे धीरे वो बड़ा होगा तो वो भी उसी भाषा का अनुकरण करके बड़ा होगा और वो उसका अर्जन ही करेगा। तो भाषा आज अर्जित जो संपत्ति है वो कहलाती है कि भाषा का अर्जन किया जाता है। भाषा सामाजिक वस्तु है। समाज में रहकर हम भाषा को बना रहे हैं और भाषा को अर्जित कर रहे हैं और अपनी भाषा दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार की ही भाषा है। भाषा परिवर्तनशील है। पहले की भाषा में और अब की भाषा में काफी अंतर महसूस हो रहा है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पहले काम में लिए जाते थे, परंतु अब उनका परिवर्तन हो गया है। तो वो ये सारी चीजें देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि भाषा एक परिवर्तनशील माध्यम है, बदलती रहती है। समय समय पर भाषा का परिवर्तन होता रहता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस अब जो भाषा हो गई वही भाषा रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाषा में समय अनुसार परिवर्तन रहते हैं। उनमें कोई ऐसा स्वरूप, अंतिम स्वरूप नहीं माना जाता। अब भाषा जटिल से सरल की ओर जाती है। पहले थोड़ा कठिन भाषा होगी, फिर उसके बाद धीरे 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 हमें वो सरल लगने लग जाती है। कोई भी भाषा है वो पहले जटिल लगेगी, फिर उसके बाद वो सरल लगती है। अब हिंदी भाषा शिक्षण की प्रकृति और उसकी विशेषताएं हम देख रहे हैं। भाषा मानव मंडल का ध्वनि में स्वरूप है, जिससे भाव, विचारों और संवेगाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। जितने भी मनुष्य में संवेग हैं, जितने भी भाव हैं, विचार हैं, वो भाषा के माध्यम से ही वो अभिव्यक्त कर सकता है। अगर उसको भाषा नहीं आती तो वो अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा सके। भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारण की सीमित ध्वनियों का संगठन है। उच्चारण की जो ध्वनियां हैं वो एक सीमित मात्रा में देखी जाती है। ध्वनि में शब्दों, संकेतों तथा चिन्हों का भी प्रयोग होता है। उसकी भी अभिव्यक्ति होती है, शब्दों की, ध्वनियों की, इन सभी चीजों की भाषा में अभिव्यक्ति होती है। अब भाषा की अभिव्यक्ति के माध्यम से हम ये देखते हैं कि भाषा मौखिक एवं लिखित प्रतीकों, शब्दों, संकेतों तथा चिन्हों की व्यवस्था है। जब हम भाषा के दो रूप देखते हैं तो उन रूपों में हम ये देखते हैं कि भाषा
इन्हीं संकेतों के माध्यम से, इन्हीं चिन्हों के माध्यम से हमारे अंदर व्यवस्थित हुई है। तो कहीं न कहीं इस भाषा को हम मौलिक तथा लिखित भाषा के रूप में सुनते हैं और लिखते हैं। भाषा के माध्यम से मानव अपने ज्ञान को संचित करता है, प्रसार करता है और अभिवृद्धि भी करता है। क्योंकि भाषा के माध्यम से जब मानव अपने ज्ञान को संचित करेगा और उसका प्रसार करेगा और अभिवृद्धि भी करेगा, तो भाषा के प्रमुख जो तत्व हैं वो ध्वनि, चिन्ह तथा व्याकरण होते हैं। भाषा के अंतर्गत सार्थक शब्द समूह को सम्मिलित किया जाता है। जितने भी भाषा के तत्व हैं वो ध्वनि, चिन्ह तथा व्याकरण में समाहित होते हैं। उसके बाद भाषा मानव की कला मानव की कला है, जिसका प्रमुख कौशल बोलना, लिखना, पढ़ना तथा सुनना है। अगर हमें किसी भाषा का ज्ञान हो जाता है तो हमें उस चीज का कौशल दिखने लगता है कि हम भाषा को किस प्रकार से बोल रहे हैं और किस तरीके से हम लिख रहे हैं, कैसे हम उसे पढ़ रहे हैं और उसी तरीके से हम सुनते भी हैं। तो ये जो हमारे अंदर कला है वो भाषा के माध्यम से विकसित हो जाती है। अब अगला है भाषा के रूप। राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, राजभाषा और इस तरीके से दो प्रकार से हम भाषा, राष्ट्रीय भाषा भी है, देश के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में भी जानी जाती है। अब राजभाषा देश में कार्यकालों में जिस भाषा में कामकाज होता है उसे राजकाज कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तृतीय स्थान रखती है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा सहित 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो हिंदी भाषा के जो क्षेत्र हैं वो किस आधार पर है? भौतिक आधार पर भी है, मानसिक आधार पर भी है तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर भी हम भाषा के क्षेत्रों को देखते हैं। अब इस सामाजिक, सांस्कृतिक आधार, ये सभी आधार हमारे हिंदी भाषा के आधार कहलाते हैं। अब इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर हम मनोवैज्ञानिक आधार की बात करें तो हम व्यक्ति के जो भाव हैं उन पर आधारित भाषा को एक भावों और विचारों से संबंधित जो भाषा है वो मनोवैज्ञानिक आधार पर इस योग्यता को हमारे अंदर लाती है, इस प्रक्रिया को संजो के रखती है। अब हम जब सामाजिक भाषा की बात करते हैं तो एक समाज के लिए जो भाषा है, जिन कार्यों को हम, गतिविधियों को उसके उपयोग में लाते हैं, उसी भाषा का प्रयोग करके हम पूरे क्षेत्रीय भाषा में जो व्यक्तिगत अपनापन अनुभव करते हैं वो एक सामाजिक भाषा के आधार पर हमारे सामने आती है। अब सांस्कृतिक आधार लें तो भाषा का परिष्कृत संस्कृति द्वारा आधारित होती है और संस्कृति के माध्यम से ही जो मानवीय ज्ञान है वो समुदायों में संस्कृतियों की भाषाओं के अध्यापन से ही होता है और भाषा में संस्कृति की अभिव्यक्ति भी होती चली जाती है। अब इस हिंदी शिक्षण की प्रकृति और क्षेत्र हमने देखा और इसी के अंत में हम महत्वपूर्ण लिंक हैं जो देख रहे हैं। इन
लिंक्स पर जाकर आपको इस विषय से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी, जिससे आप और ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। अब हमारा जो एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनमें पहला प्रश्न है, भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, पढ़ना, बोलना, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। और फिर सेकंड प्रश्न जो है, भाषा के प्रमुख तत्व ध्वनि, संकेत, चिन्ह, उपरोक्त सभी। यानी भाषा के प्रमुख तत्व ध्वनि भी होती है, संकेत भी होते हैं और चिन्ह भी होते हैं। और लास्ट वाला सही उत्तर है, यानी उपरोक्त सभी। अब अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को मानते हैं ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, दोनों ही। अब दोनों ही को हम हिंदी भाषा मानते हैं, ध्वनि विज्ञान भी और रूप विज्ञान भी। भाषा की इकाई होती है अक्षर, शब्द, वाक्य आदि। भाषा की ये सभी इकाइयां होती हैं, उपरोक्त कोई नहीं। तो भाषा की जो इकाई कहलाती है, वो एक अक्षर जो है, वर्ण जो है, या हम कहें ध्वनि, वो भाषा की इकाई कहलाती है। अब है भाषा के क्षेत्र के आधार पर। भाषा के क्षेत्रों के आधार पर हम ये देखते हैं कि वो एक सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आधार है, या फिर तीनों ही हैं, उपरोक्त सभी हैं। तो फिर इसका उत्तर होगा भाषा के क्षेत्र के आधार पर उपरोक्त सभी आधार हैं। अगला प्रश्न है, मातृभाषा की आवश्यकता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपरोक्त सभी। तो मातृभाषा की आवश्यकता तो सभी प्रकार के विकास की होती है, शारीरिक विकास भी, मानसिक भी और सामाजिक भी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब अगला प्रश्न हमारे सामने है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञान, कौशल, ज्ञान उपयोग, मनोरंजन। तो मनोरंजन जो है वो इसका सही उत्तर है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। अब द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है अभ्यास करना, ध्वनि का बोध, शुद्ध उच्चारण, उपरोक्त सभी। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय सभी हैं, क्योंकि अभ्यास भी करते हैं, ध्वनियों का बोध भी करा जाता है और शुद्ध उच्चारण पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए ये उपरोक्त सभी भाषा शिक्षण का विषय है। अब अगला प्रश्न हमारे सामने है, हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या 11 है, 12 है, 14 है या 8 है। अब हमें यह जानकर पता चलता है कि भाषा के जो स्वर है वो 11 होते हैं। अंतिम प्रश्न हमारे सामने, निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है सुनना, बोलना, पढ़ना, विचार करना। इनमें से सही उत्तर है विचार करना। विचार करना भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। अब आज हमने जिस विषय का अध्ययन किया वो था हिंदी शिक्षण की प्रकृति और क्षेत्र। अब अगला जो विषय है वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।